हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं निशा त्रिवेदी गुरुकुल कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। हम थर्ड चैप्टर कर रहे थे अर्थशास्त्र का, बैंक और साख। तो हमने अब तक पढ़ा किस तरीके आरबीआई के बारे में पढ़ा था, मुद्रा के बारे में पढ़ा था, मुद्राओं का दोहरा संयोग क्या होता है, मांग जमा क्या होती है, चेक क्या होता है, इस चीज़ को रिलेटेड हमने डिस्कस किया था। तो शुरू करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। आज पढ़ेंगे बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां। बैंक किस तरीके से काम करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां। प्रश्न उठता है कि बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं उसका क्या करते हैं। यानी कि हम जितना भी रुपए पैसा जा करके इतनी जनता जो होती है, जब बैंकों में इतना सारा रुपए पैसा जमा करके आती है तो उसके बाद इतने सारे कैश का वो करते क्या है बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नगद के रूप में रखते हैं। जो भी कलेक्शन आता है उनके पास नगद का, उसका छोटा हिस्सा अपने पास रखते हैं। भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नगद के रूप में अपने पास रखते हैं। कई बार एक नंबर में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो याद रखना कितना परसेंट रखते हैं, 15%। तो भारत में बैंक जमा का केवल कितना प्रतिशत नगद के रूप में रखते हैं, 15% रखते हैं। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावनाओं को देखते हुए यह प्रावधान किया जाता है कि इतना धन 15% धन निकाल सकते हैं। चूंकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नगद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नगद से आराम से चल जाता है, काफी रहता है इतना। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब बैंक में जितना जो जमा होता है, जितना पैसा जमा होता है उसको वो इस्तेमाल करेंगे ऋण देने में। कई बार आपने सुना भी होगा कि अगर लोन लेना है तो बैंक से लोन ले लेते हैं, तो लोन ऐसे ही तो मिलता है। देखो, हम लोग कुछ लोग जाते हैं पैसा जमा कराने के लिए, उसमें अपना अकाउंट सेव करने के लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कर्ज की जरूरत होती है, ऋण की जरूरत होती है। तो ऋण कौन प्रोवाइड करता है? वो कुछ परसेंट ब्याज पर वो ऋण कौन देता है? हमें तो ब्याज, हम जब अपने रुपए पैसों को सेव करने के लिए बैंक में जमा करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें ब्याज मिलता है, ठीक है। लेकिन जब हमें कुछ लोग ऐसे होते हैं, इनको ऋण की जरूरत होती है, लोन की जरूरत होती है। वो लोन कौन प्रोवाइड करता है? सस्ती कीमतों पर, वो सस्ती दरों पर वो लोन बैंक प्रोवाइड करता है, ठीक है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, कंपनी होती हैं, ये कैसे लगती हैं? कई बार उन्हें स्टार्टिंग में जब इकोनॉमिकली सपोर्ट की जरूरत होती है, आर्थिक रूप से मदद की जरूरत होती है रुपए पैसे के रूप में, तो वो बैंकों से लोन लेते हैं, ठीक है। तो बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बैंक जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। यानी कि हम जिन पैसों को, अपनी जितनी मनी को हम उसमें बैंक में सेव करने के लिए डालते हैं ताकि हमें ब्याज मिले ज़्यादा, ठीक है, उससे ज़्यादा परसेंट, उतना परसेंट पर ज़्यादा हमें ब्याज नहीं मिलता जितना परसेंट बैंक खाता है। यानी कि जो लोन उससे बैंक से लेंगे उसमें ज़्यादा ब्याज दरें लगती हैं, ठीक है। उसमें जो ब्याज दरें नहीं, सॉरी, ऋण की दरें जो होती हैं, यानी कि लोन पर जो जिस परसेंट से लोन लिया जा रहा है उसकी वो दरें ज़्यादा होती हैं। तो बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज वो किस पर लेते हैं? ऋण पर लेते हैं। जो लोन प्रोवाइड किया जाएगा वहाँ से ज़्यादा ब्याज ले खींचते हैं वो। तो कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दी गई ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत होता है। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज, ये दोनों ब्याजों के बीच जो डिफरेंस होता है वही किसकी आय का स्रोत होता है? बैंकों की आय का। तो एक तरीके से ये देखो स्ट्रक्चर रफली सा, ये हो गया बैंक, ठीक है। ये कर्जदार हो गया जिसको धनराशि की जरूरत होती है। ये जमाकर्ता जो अपने रुपए पैसे को भी बैंक में जमा करा के आया है, ठीक है, जो अपने पैसे को बैंक में जमा करके आया है। तो ये कर्जदार और ये जमाकर्ता, और बीच में कौन है? बैंक। तो इन दोनों से किसकी आय होगी? बैंक की आय होगी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे साख की विभिन्न स्थितियां। साख की दो विभिन्न स्थितियां। सबसे पहले तो यही देखते हैं कि साख क्या होता है। साख के बारे में पढ़ेंगे। ये पूछ लिया जाता है कि साख का क्या अर्थ है। एक दस्तावेज जिसमें ऋणदाता कर्जदारों को पैसा, माल अथवा सेवाएं भविष्य में वायदे के अनुसार वापस लौटाने के लिए देता है। तो दस्तावेज होता है साख एक प्रकार का, जिसमें ऋणदाता कर्जदार को पैसा, माल अथवा सेवाएं भविष्य में
वायदे के अनुसार वापस लौटाने के लिए देता है। कई बार रोजमर्रा के जीवन में बहुत से लेन देन करने पड़ते हैं जहां किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग करना पड़ता है। तो ऋण क्या होता है, प्रश्न उठता है कि ऋणी क्या होता है। ऋण का मतलब उधार से है। तो ऋण यानी कि उधार से हमारा तात्पर्य एक ऐसी सहमति से है जहां साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं, सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा भी लेता है। यही होता है ऋण। ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। फसल उगाने में बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयों इत्यादि पर काफी खर्च होता है। आमतौर पर किसान ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल तैयार होने के बाद वापस कर देते हैं। उधार की अदायगी मुख्यतः फसल की कटाई पर निर्भर है। एक स्थिति में ऋण आय बढ़ाने में सहयोग करता है जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। दूसरी स्थिति में फसल बर्बाद होने के कारण ऋण व्यक्ति को अपने जाल में भी फंसा देता है, जिसे ऋण जाल भी कहते हैं। कई बार जब व्यक्ति ऋण, मान लो उसने अपनी फसल के लिए बीज वगैरह डालने के लिए ऋण लिया है और फसल उसकी खराब हो जाती है या फिर किसी कारण खराब नष्ट हो जाती है, तो वो उसकी आय का स्रोत क्या था, वो फसल जिसको बेच करके वो पैसा कमाता और उसके बाद ऋण चुकाता। लेकिन जब वही नष्ट हो जाएगी तो उसका सोर्स ही खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से वो किस में फंस जाएगा, ऋण जाल में फंस जाता है। ऋण की शर्तें क्या है। हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है कि इतने ब्याज पर मैं आपको ऋण दे रहा हूँ, ठीक है। तो ब्याज दर फिक्स कर दी जाती है जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। इसके अलावा उधारदाता कोई समर्थक ऋण आधार की मांग कर सकता है, ठीक है। भाई आप किसी को ऋण दोगे तो कोई ना कोई गारंटी तो होनी चाहिए। भाई अगर मान लो वो नहीं चुका पाता है तो उस चीज़ को ले लिया जाएगा, उस चीज़ को अपने कब्जे में कर लिया जाएगा। तो एक तरीके से समर्थक ऋण आधार क्या होता है, ये बच्चों पूछ लिया जाता है 2 नंबर में या 1 नंबर में, जितने में भी तो या 1 नंबर में पूछा जाता है, ज़्यादा में नहीं पूछा जाता। तो समर्थक ऋण आधार का क्या अर्थ है। तो समर्थक ऋण आधार एक तरीके से गिरवी जो चीज़ों को रखा जाता है वो होता है। गिरवी रखने के लिए जो ऋण आधार होता है वही समर्थक ऋण आधार होता है। एक बार डेफिनेशन देखते हैं इसकी। ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है। समर्थक ऋण आधार एक ऐसी संपत्ति होती है जिसका मालिक कर्जदार है, जैसे कि भूमि, इमारत, गाड़ी, बैंकों में पूंजी, पशु इत्यादि, और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है। तो आपने देखा हो कई बार कहते हैं ना कि भाई मैं अपना खेत गिरवी रख रहा हूँ, अगर मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका पाता हूँ तो तुम मेरा खेत बेच के अपना ऋण की भरपाई कर सकते हो। तो यही क्या होता है, एक तरीके से समर्थक ऋण आधार होता है जिसके बेस पे लोन दिया जाता है। जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता, यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋण आधार बेचने का अधिकार होता है। ब्याज दर, समर्थक ऋण आधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। तो ऋण की शर्तें हैं ब्याज दर, समर्थक ऋण आधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। अब पढ़ेंगे भारत में औपचारिक क्षेत्रक में साख। विभिन्न प्रकार के ऋणों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण। तो ऋण को 2 क्षेत्रकों में बांटा गया है, औपचारिक क्षेत्रक ऋण और अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण। औपचारिक क्षेत्रक ऋण क्या होता है। औपचारिक क्षेत्रक में कर्ज बैंकों और सहकारी समितियों से लिए जाते हैं, जिसमें हमें फॉर्मली होना पड़ता है, बहुत सारे लंबी प्रोसेस होती है, कागज जैसी प्रक्रियाएं होती हैं। तो भाई आप जब बैंकों से लेंगे या सहकारी समितियों से लेंगे तो वो कौन सा क्षेत्रक में आएगा, वो ऋण वो औपचारिक क्षेत्रक का ऋण कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण क्या होता है, जब हम किसी दोस्त, रिश्तेदार, साहूकार, व्यापारी, मालिक जैसे जिनसे हम कर्ज लेते हैं वो क्या कहलाता है, अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण कहलाता है, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की औपचारिक क्षेत्र में ऋण की क्षेत्रक ऋण में भूमिका। भारतीय रिजर्व बैंक की औपचारिक क्षेत्रक ऋण में भूमिका। भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नगद हिस्सा अपने पास रखते हैं
आरबीआई नज़र रखता है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए है या नहीं। वो देखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैंक ने सारा का सारा पैसा ब्याज पे उठा रखा हो, यानी कि बस लोन ही लोन दिए जा रहा है और मतलब लोन दिए जा रहा है और बहुत ज़्यादा परसेंटेज पर तो नहीं दिए जा रहा है और प्रॉफिट के लिए तो ज़्यादा काम नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से वो हर एक, वो कहते हैं ना सीसीटीवी कैमरे की तरह काम करता है आरबीआई। वो हर तरीके से बैंकों पर गतिविधियों, उसकी बैंकों की गतिविधियों पर नज़र रखता है। ठीक है। आरबीआई यह भी देखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे हैं, बल्कि छोटे किसानों और छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं। ऐसा ना हो, आरबीआई ये भी देखता है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि जहाँ से बैंकों को बेनिफिट हो रहा है वो सिर्फ उन्हीं को लोन देगा। तो इस तरीके से क्या है, समान रूप से काम नहीं कर पाएंगे बैंक। ठीक है। तो इसीलिए बैंक आरबीआई नज़र रखता है इन पर। समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वो कितना और किन को ऋण दे रहे हैं और उनकी ब्याज दरें क्या हैं। औपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। औपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों पर देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। सॉरी, ये अनौपचारिक क्षेत्र है। ठीक है, अनौपचारिक क्षेत्र में नहीं होती हैं। वे ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं। उन्हें नाजायज तरीकों से अपने पैसे वापस लेने से रोकने वाला कोई नहीं है। औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज़्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं। इसलिए अनौपचारिक ऋण कर्जदाता को अधिक महंगा पड़ता है। तो जो अनौपचारिक क्षेत्र का जो ऋण होता है उसमें ये नहीं होता है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है कि आप इतना परसेंटेज ब्याज ले, आप इतना परसेंट पर ही जो है लोन ले सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है। तो कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है। वो अपना मनमाने ढंग से जितना उनका मन करेगा उतने परसेंट पर आपको ऋण देंगे। ठीक है। और आप कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि आपको मजबूरी है आपको लोन लेना, क्योंकि आपकी ज़रूरत है। ठीक है। आप सोचते हैं कि बैंक में बहुत लंबा जाना पड़ेगा, वहाँ वो बहुत सारी प्रक्रियाएं करनी पड़ेंगी, बहुत लंबी प्रोसेस है बैंक से जा कर के ऋण लेना। तो इसलिए आप लोग रिश्तेदार से हम लोग जो है ऋण ले लेते हैं, या फैमिली फ्रेंड से ले लिया ऋण, या फिर साहूकार व्यापारी, इस तरीके से हम ऋण ले लेते हैं। लेकिन वो ऋण बहुत ज़्यादा, वो जो हम ऋण लेंगे उसकी दरें ज़्यादा होती हैं, उसकी ब्याज दरें बैंक के अकॉर्डिंग में, बैंक कंपैरिजन में। अब है ऋण जाल क्या होता है। कुछ मामलों में ऋण की ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार की आय से भी अधिक हो जाती है। कुछ मामलों में ऋण की ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार की आय से भी अधिक हो जाती है। इसके कारण ऋण का बोझ बढ़ जाता है और व्यक्ति ऋण जाल में फंस जाता है। कई बार लोग कर्ज लेकर अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं, परंतु ऋण की अधिक लागत को देख करके पीछे हट जाते हैं। अगर मान लो बहुत ज़्यादा परसेंटेज पर ऋण मिल रहा है तो उन्हें लगता है कि भाई इतना तो हम चुका ही नहीं पाएंगे जितना ये है, तो इसलिए वो पीछे कदम कर लेते हैं अपना। अतः इन कारणों को देखते हुए बैंकों और सहकारी समितियों को ज़्यादा कर्ज देना चाहिए। सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण जरूरतों का केवल 50% पूरा कर पाता है। बाकी जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों को पूरी करनी होती हैं। अनौपचारिक ऋणदाताओं से लिए गए उधार पर आमतौर से ब्याज की दरें भी बहुत अधिक होती हैं। तो जो अनौपचारिक क्षेत्र से जो ऋण लिया जाता है उसकी ब्याज दरें क्या है, बहुत ज़्यादा होती हैं। यह उधार करदाताओं की आय बढ़ाने का काम कम ही कर पाता है। इसलिए बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की जरूरत है, ताकि कर्जदारों के अनौपचारिक स्रोत पर निर्भरता घटे। तो जितना हो सके औपचारिक क्षेत्र को अपनी गतिविधियां बढ़ानी होंगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े। लोगों, बैंक, व्यापारियों और अन्य साहूकारों वगैरह से ऋण न लेकर के बैंकों से ज़्यादा ऋण लें, सहकारी समितियों से ज़्यादा ऋण लें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण इलाकों में सेटअप हो। कई बार तो गाँव में बैंक ही नहीं होते हैं, तो जब गाँव में बैंक ही नहीं होंगे तो मजबूर हो जाते हैं लोग इन लोगों से उधार लेने के लिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सिस्टम में थोड़ा बदलाव किया जाए, ग्रामीण स्तर पर भी बैंक बनाए जाएं। ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है बैंक सही से प्रॉपरली काम भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो इसके लिए सिस्टम में सुधार की जरूरत है।
Thank you so much for watching this video. Please do comment, like and subscribe also my channel. Thank you so much.